तो क्या है कि आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसको हम 20 ईच क्वेश्चन लेक्चर में रोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जीके क्वेश्चन है, तो इनको आप एक रिवाइज मतलब हम जैसे पढ़ाएंगे आपको कुछ पॉइंट्स ही बोलेंगे, बस आप उनको कई बार सुनिए तो उसमें आपको काफ़ी कंटेंट भी मिलेगा और आपको याद हो जाएगा। तो ये कई आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, आते रहते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको पूछेंगे, तो आपको दिमाग में ना रहेगा कि हो सकता है क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देंगे साथ में। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा कैरेटीन की बात हो रही है। तो अल्फ़ा कैरेटीन इज़ अ प्रोटीन इन प्रेजेंट विच थिंग, ठीक है। अल्फ़ा कैरेटीन इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग। तो क्या है कि अल्फ़ा कैरेटीन है क्या, तो ये क्या है, कैरेटीन है, कैरेटीन वर्ड से आया है। तो कैरेटीन क्या है, कैरेटीन एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कई फॉर्म में होते हैं, स्किन, हेयर, इस और कुछ वूल्स, फाइबर्स, इनमें पाया जाता है। तो कैरेटीन जो होता है, कैरेटीन है, ठीक है। कैरेटीन क्या है, कैरेटीन अपना दो चीज़ में पाया जाता है, दो तरह का होता है, एक अल्फ़ा कैरेटीन होता है, एक बीटा कैरेटीन होता है, ठीक है। जो अल्फ़ा कैरेटीन होता है वो स्किन और हेयर में पाया जाता है, ठीक है, स्किन और हेयर में पाया जाता है। और जो अपना अल्फ़ा और इसके अलावा वूल में पाया जाता है। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो मतलब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वूल, इसका आंसर है वूल, ठीक है, इसका आंसर है वूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन कहाँ किया गया था, तो फर्स्ट सेशन किया गया था न्यू दिल्ली में, फर्स्ट सेशन किया गया था न्यू दिल्ली में फर्स्ट सेशन किया गया था। देखिए, जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, इन सब चीज़ों की सेशन कब किया गया था, ये आपका हिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसको हम आगे हिस्ट्री लेक्चर में बताएंगे। तो अभी इतना याद कर लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन किया गया था वो न्यू दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब मॉडरेटर होता है क्या है, मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज़ किया जाता है, मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है। ये कूलेंट की तरह काम करते हैं, दीज आर यूज्ड एज ए मॉडरेटर आर यूज्ड एज ए कूलेंट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो है आंसर इसका है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। मॉडरेटर इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट लुक लाइक रेडिश इन द नाइट स्काई, ठीक है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, लाल ग्रह कल पहले कई इंग्लिश मूवीज़ में भी रेड प्लैनेट बात होती है। तो रेड प्लैनेट कौन सा, वो रेड प्लैनेट है मार्स, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि रेड प्लैनेट मतलब मार्स जो है, मार्स क्या है, 4th पोजीशन पे आता है प्लैनेट में। जो सबसे पहले क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मार्स मतलब मंगल, ठीक है। तो ये 4th पोजीशन पाया जाता है। इसकी 2 सैटेलाइट होती हैं। जो इसका इन्वायरमेंट है वो डस्टी है, कोल्ड इन्वायरमेंट, ठंडा इन्वायरमेंट है, डिजर्टेड इन्वायरमेंट, रेतीला इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर थिन है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें से क्या है कि रेडिश इन नाइट स्काई कौन सा है, मार्स है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ब्लू जेम, what was the source of blue gem lapis lazuli, what was source of blue gem lapis lazuli for the people of Harappan culture, मतलब ब्लू जेम का सोर्स, लैपिस लेजुली का सोर्स अभी हड़प्पन कल्चर में जो पाए गए थे,
जो हड़प्पन कल्चर था उसमें जो पाया गया था उनका सोर्स क्या था? उनका सोर्स है आपका अफ़गानिस्तान। उसका सोर्स है आपका अफ़गानिस्तान। जो अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान के पास में, और इंडिया से सिर्फ 43 किलोमीटर की सीमा है जिसमें, तो वो अफ़गानिस्तान, उसका मेन सोर्स वही है। तो अब हड़प्पन कल्चर के बारे में आपको बता देते हैं। हड़प्पन कल्चर क्या है? जो हड़प्पा है, हड़प्पा मेनली प्रेजेंट है कहाँ? पाकिस्तान में, इसलिए जो उसका मेन सोर्स था वो कहाँ था? अफ़गानिस्तान था। अब हड़प्पा कहाँ, किस रिवर के किनारे बसा था? वो बसा था रावी रिवर के किनारे। इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। हड़प्पा कल्चर वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। हड़प्पा कल्चर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसके अलावा उस एरा को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको चाहे नोट भी करते हैं साथ में क्वेश्चन के साथ साथ, आंसर साथ साथ, तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री? सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी किस कंट्री के खिलाफ लगाई थी? तो वो कंट्री थी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने अपनी 100वीं सेंचुरी लगाई थी। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर सचिन की बात होती है तो सचिन की अगर हम बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो सचिन की बात करते हैं तो सचिन क्या थे? ये इन्होंने इनके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे इन्होंने जो पहला डबल सेंचुरी थी, ठीक है, वनडे की, ओडीआई की पहली डबल सेंचुरी किसने लगाई थी? सचिन तेंदुलकर ने लगाई थी, ये पता होना चाहिए। उसके बाद तो कई लगाई थी, रोहित शर्मा ने तो कई लगा दी, 2-3 लगा दी, ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर की कितनी पहली डबल सेंचुरी थी वो सचिन ने लगाई थी। पहला, इनके मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के हैं वनडे और टेस्ट में। तीसरा, इनका टेस्ट डेब्यू था। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके टेस्ट डेब्यू में। टेस्ट डेब्यू में इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था 15 नवंबर 1989 पाकिस्तान के खिलाफ, और इन्होंने जो लास्ट टेस्ट खेला था वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था 14 नवंबर 2013। मतलब 15 नवंबर से स्टार्ट करके 14 नवंबर उन्होंने अपना टेस्ट ख़त्म कर दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने अपना इसके अलावा इन्होंने एक आध फैक्ट और आप देख लीजिए कि लास्ट टेस्ट पहला वनडे इन्होंने 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, और लास्ट वनडे 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इनका वनडे सर्ड नंबर जो जर्सी नंबर था वो 10 था। तो ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे क्रिकेट से रिलेटेड पूछा तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर क्रिकेट से रिलेटेड पूछेगा तो ये चीज़ें डायरेक्ट उठा के आपसे पूछ लेगी ऐसा ऐसा है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन आपका। In baseball, the two opposing team consist of how many players? In baseball में आपका कितना प्लेयर कंसिस्ट करते हैं? बेसबॉल में आपका कितने प्लेयर कंसिस्ट करते हैं? बेसबॉल में कितने प्लेयर दोनों टीम कंसिस्ट करते हैं? 9 प्लेयर ईच। तो अभी तो बेसबॉल की बात हो गई। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर ईच होते हैं। क्रिकेट में तो आपको पता ही 11 प्लेयर। हॉकी में होता है 10 प्लेयर्स प्लस 1 गोलकीपर। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने प्लेयर मतलब स्पोर्ट्स में कौन सी टीम अटेंड करती है। ठीक है, जैसे बैडमिंटन सिंगल्स भी और डबल्स भी होता है। टेनिस सिंगल डबल्स दोनों होता है। चेस में सिंगल प्लेयर्स होते हैं। ये तो आपको जनरल है, लेकिन जब आप हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल इन पे आते हैं तो आपको प्लेयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन पे। इन द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ which result in condition maxillerma in human being are होता है किसकी वजह से? तो ये होता है थायराइड ग्लैंड कारण। ये होता है थायराइड ग्लैंड के कारण जो मैक्सिडेमा कंडीशन होती है।
तो मैक्सिडेमा क्या होती है, इससे सीवियर हाइपो, एक थायरॉक्सीडिज्म होती है, एक होती है हाइपर, एक हाइपो होती है हाइपर। हाइपो मतलब जब मोटापा बढ़ता है लोगों का, एक हाइपर जब मोटापा कम होता है, ठीक है। तो मैक्सिडेमा जो कंडीशन होती है वो हाइपो कंडीशन में होती है, वो भी जब सीवियर कंडीशन हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, शरीर में जो अपने डर्मिट्स होते हैं, मतलब अपनी स्किन होती है, उसमें जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डिपॉजिट होने अपने स्किन के अंदर, जिसकी वजह से ही आपका हाइपोथायरॉयड कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट कंडीशन है कि इन 1610 गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट। 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट, तो इन्होंने किस प्लैनेट के 4 मून डिस्कवर किए थे। तो ये क्वेश्चन आपके दो तरह से आ सकता है, तो आंसर इसका आप लिख लीजिए पहले, जुपिटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि जुपिटर के सबसे पहले जुपिटर पे उन्होंने गैलीलियो ने कितने मून डिस्कवर किए थे, तो 4, या 4 मून किसके डिस्कवर किए थे, जुपिटर, ठीक है। या इन 4 मून किसने डिस्कवर किए थे, गैलीलियो, किस सन में किए थे, 1610। तो इस तरह क्वेश्चन रीअरेंज करके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे किसने किए, तो वो किस कंट्री के थे, तो वो थे इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। गैलीलियो इज़ ए इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर, ठीक है। इटालियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब खगोल शास्त्री, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थे। इन्हें फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, जो ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमी बताते हैं, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है। एज वेल एज फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, ये सब गैलीलियो को, ये सब नाम है इनको, इस नाम से इनको पुकारा जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं, इन द वैदिक सोसाइटी, मतलब 10th क्वेश्चन, इन द वैदिक सोसाइटी विच वॉज द टर्म यूज टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ फैमिली, ठीक है। ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को डिनोट करने के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ किया जाता है वो ग्राम, आज भी ग्राम है ये। अगर आप पुराने से जाकर देखें तो ग्राम वही हैं। कुछ कुछ परिवार थे वो रेजिडेंट हुए, धीमे धीमे और लोग आए, वो भी उनका परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि ग्राम क्या है, वो एक परिवार ही है, परिवार का हिस्सा लोग बनते आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इन वैदिक सोसाइटी विच टर्म यूज टू डिनोट द ग्रुप ऑफ फैमिलीज, दे आर ग्राम, ठीक है। अब कुछ वैदिक सोसाइटी क्या थी, वैदिक सोसाइटी रिप्रेजेंट ह्यूमन इक्वलिटी एंड सिंप्लिसिटी। जो वैदिक सोसाइटी थी वो ह्यूमन इक्वलिटी एंड सिंप्लिसिटी की बात करती है। ये अपने आप को एडवांस्ड सिविलाइजेशन की भी बात की थी इन्होंने, और ये बोलते हैं कि जो वैदिक सोसाइटी थी, इनके जो बैकबोन थे, बैकबोन मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी आर्यंस थे। जब आर्यंस आए, आयरन के कारण ही वैदिक सोसाइटी में का अस्तित्व ढंग से इस्टेब्लिश था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ, 11th क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JLN। तो वो थे। इसके बारे में हमने और एक वीडियो लेक्चर पॉलिटी का था, उसमें भी हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के और लेक्चर भी हमने दिए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमेटियाँ थीं और उसके कौन कौन चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन कौन सी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेयरमैन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, प्रोविंशियल कमेटी कौन थे, और माइनॉरिटी कमेटी कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप वहाँ जाके वो वीडियो एक बार देखिए, आपको सारी कमेटी पता चलेंगे। उसमें हमने करीब 7-8 कमेटी के बारे में बात की। सारी कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन की बात हमने उसमें कर दी थी। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट दैट डज़ नॉट अकर, ये ध्यान रखिएगा, दैट डज़ नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता लेकिन आर्टिफिशियली ये प्रोड्यूस किया जाता है।
मतलब इतना इंपॉर्टेंट कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो वो है प्रोडक्ट प्लूटोनियम. प्लूटोनियम इज़ द प्रोडक्ट विच डज नॉट अकर नेचुरली बट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली. ठीक है, अब प्लूटोनियम के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं. जैसे प्लूटोनियम को डिस्कवर किया था 1940 में. ठीक है, ये एक्टिनाइड ग्रुप का, एक्टिनाइड सीरीज़ का मेंबर है. ठीक है, इसका एटॉमिक मास 244 है. इसमें अगर प्लूटोनियम का ये बनाया जाए तो इसमें प्रोटॉन्स 44 और न्यूट्रॉन्स आते हैं 150. प्रोटॉन्स आते हैं 150. ठीक है, इसके अलावा इट इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इट इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 94 है. इसका एटॉमिक नंबर 94 है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13th. when had India a plan holiday. इंडिया ने हॉलीडे प्लान करने का कब सोचा. ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है. ठीक है, जो 1947 के बाद से चली रही है. और इसमें क्या पंचवर्षीय योजना में चलता है, मतलब 5 ईयरली प्लान्स आते हैं. तो जब 3 5 ईयरली प्लान्स आ गए, उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके बाद उन्हें मतलब अपनी गवर्नमेंट को हॉलीडे प्लान करने की सोचना पड़ा. तो मतलब इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आफ्टर 1966 व्हेन द ड्रॉट अकर. आफ्टर द ड्रॉट अकर मतलब क्या था, 1966 में काफ़ी ड्रॉट मतलब बहुत अकाल पड़ गया था. ठीक है, 1966 में तो जो 3rd फेली प्लान था फेल होता था. इसकी वजह से ही छुट्टी का मतलब इंडिया प्लान है हॉलीडे. ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ कि इंडियन इकोनॉमी में जो आपका कौन डेवलप करता है, वो जो पहले अभी 2014 तक प्लानिंग कमीशन था जो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करता था, एग्जीक्यूट करता था, मॉनिटर करता था. ठीक है, सारे प्लान्स. लेकिन 2014 के बाद से वो एक नेक्स्ट नए नाम से आ गया था. वो नाम था नीति आयोग. नीति आयोग के बाद भी हमने उस लेक्चर में बताया, आप उस लेक्चर में जाके जरूर एक बार पढ़िए. नीति आयोग के बारे में बताया कि नीति आयोग कब बना, इसके मेंबर कौन कौन हैं और इसके हेड कौन होते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हमने वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो अगर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पहला बात तो ये. दूसरा, जो लैटिट्यूड्स को अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो अगर डिफिनीशन तो ये दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल लाइंस. मतलब लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल. ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ लैटिट्यूड को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. इसे ये एंगुलर डिस्टेंस होता है, किसी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में. और सेम एज लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होता है, वो लॉन्गिट्यूड होता है. नेक्स्ट है विच फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ. तो ये फिलॉसफी दी थी जैन फिलॉसफी ने. जैन फिलॉसफी बोलती है कि वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ. जैन फिलॉसफी और भी कुछ बोलती है. क्या बोलती है कि इंडिपेंडेंट, जैन फिलॉसफी ने बोला है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड मैटर, और बोला है कि पोटेंसी ऑफ कर्मा एंड एटर्नल यूनिवर्स. एक चीज़ और बोला है उन्होंने, एसेंट और रिलेटिवली एंड मल्टीपल फैक्ट ऑफ. तो ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट आपको ये नोट कर लीजिएगा कि ये इस तरह के पॉइंट्स ने जैन फिलॉसफी दिए हैं. ठीक है, जिसको लोग फॉलो करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 16, विच बुक इज़ ऑथर्ड बाय V.S. नायपॉल. तो बुक्स पे क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, तो ये क्वेश्चन है, आगे और भी आएंगे. तो V.S. बॉल ने किस बुक के ऑथर थे, तो वो बुक थी अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास. अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास बुक थी. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो आंसर है गैम्बुशिया। गैम्बुशिया, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। तो गैम्बुशिया क्या है? गैम्बुशिया एफिनिस है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, इसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मॉस्किटो प्रेडेटर का काम करता है, ठीक है। ये मॉस्किटो के मतलब मच्छरों के पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। अगर ये ना हो तो मॉस्किटो मतलब इनकी संख्या ऐसे बढ़ती बहुत बढ़ जाए। तो आंसर है गैम्बुशिया, या मॉस्किटो फिश नाम से भी आ सकता है आंसर, ठीक है। या मॉस्किटो प्रेडेटर लिख के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है मॉस्किटो की पॉपुलेशन को मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोक्लेम ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के समय ऑटोमेटिकली सस्पेंड कौन सा होता है? वो होता है राइट टू फ्रीडम। हमने फंडामेंटल राइट्स आपको बताएं, तो उसमें आपको सारे राइट्स के बारे में पता चल जाएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी के एक लेक्चर में आपका लिस्ट में मिल जाएगा आपको, उसमें सारे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज़ द सेम एज विच प्लेस, ठीक है। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज सेम एज विच प्लेस, किस प्लेस का लैटिट्यूड सेम होता है? तो होता है पोल, मतलब सेलेस्टियल पोल। सेलेस्टियल पोल का लैटिट्यूड सेम होता है, ओके। सेलेस्टियल पोल का लैटिट्यूड हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट आता है, विच वॉज द स्क्रिप्ट यूज फॉर अर्लीस्ट तमिल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी लिपि का यूज़ किया है तो वो ब्राह्मी लिपि है, इसको याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया है। ब्राह्मी लिपि क्या है? इट इज़ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंदस स्क्रिप्ट। सबसे पहले इंदस स्क्रिप्ट थी, जिसके हमको ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं नहीं। जो ब्राह्मी लिपि है इसके हमारे पास काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं। तो जो अर्लीस्ट इसकी बात करते हैं तो इंदस के बाद हम उसकी ब्राह्मी की बात करते हैं। ये सबसे मोर इन्फ्लुएंशियल था क्योंकि इसमें कई आपको वेद ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें। और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया स्क्रिप्ट आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी, मतलब ये इतना इन्फ्लुएंशियल था कि इसके बाद जो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का जो स्क्रिप्ट्स लिखेंगे वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर ही बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह ये आज आपके 20 क्वेश्चन हो गए। इस तरह के हम रोज़ पर डे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे। आप इसको एटलीस्ट 1 से 2 बार 3 बार इसको देखिए, जिससे आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे और ये आते रहते हैं एग्ज़ाम। ये इस तरह ही कलेक्शन ही है। तो सो प्लीज़, जैसा आपको पसंद आया आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एंड सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप उस पर कमेंट करिए, हमें पता चलेगा कि आपका रिस्पांस कैसा है, तो हमें और वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।